तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं बात करने के लिए कि कैसे आप अगर जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको सबको पता है कि 6 मंथ ही बचे हुए हैं अब जैन अटेम्प्ट के लिए। तो कैसे आप सभी लोग इस 6 मंथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने लिटरली हर चीज़ डिस्कस कर रखी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है हमारी। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो बुक्स वगैरह क्या चाहिए, हमको रिसोर्सेज क्या चाहिए, टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके बाद रिवीजन कैसे करना चाहिए। और फिर हम लास्ट में एक बोनस देखेंगे, आइडियल टाइमलाइन। आइडियल टाइमलाइन आपको सबसे ज़्यादा हेल्प देगी इन पूरे सब, मतलब जितने भी यहाँ पर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा हेल्प आइडियल टाइमलाइन देगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी फॉर 99 परसेंटाइल। और सबसे पहले हम लोग इसमें भी बात करेंगे सबसे पहले फिज़िक्स की, क्योंकि फिज़िक्स जो होता है मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट रहता है और मोस्ट स्कोरेबल भी रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें स्कोर भी कर सकते हो, सबसे इजी पार्ट भी रहता है। लाइक मतलब इसमें आप 80 to 90 स्कोर कर सकते हो बहुत मतलब आराम से। इजी इजी पार्ट पढ़ के फिज़िक्स का, लाइक फिज़िक्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके भी इतना स्कोर आराम से आ सकता है। बाकी बात करें सिलेबस की, तो उसके लिए सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर मार्क्स अच्छे लाने, परसेंटाइल 99 के ऊपर चाहिए, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है फिजिक्स में। बाकी अगर आपको पीवाईक्यूज़ आपको सारे नहीं करने, आपके पास टाइम कम है, आपको केवल एक सिलेक्टेड सेट ऑफ पीवाईक्यूज़ ही करने हैं, तो आपको केवल 2019, 2020 एंड 2022 के पीवाईक्यूज़ करने चाहिए। 2025 मैंने लिख दिया है, बट 2025 के नहीं करने चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं करने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो आपको चैप्टर मिल जाएंगे जैसे कि एरर एनालिसिस, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे चैप्टर्स में से मैसिव अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस एग्जाम के अंदर। बाकी और भी चैप्टर्स हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, ज़्यादातर शिफ्ट में इन्हीं 6-7 चैप्टर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर ये सारे चैप्टर आप करते हो तो आपका एक मिनिमम 50 तक का स्कोर में मान सकते हैं कि कंफर्म हो जाता है। बाकी अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एक मिडिल सेक्शन में आता है। और मिडिल सेक्शन मतलब कि ना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आप, मतलब इसमें 90+ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें स्कोर भी ईजिली आ जाता है। मतलब कि फिजिक्स की तरह नहीं है, फिजिक्स में 90+ भी आप आराम से जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। बाकी केमिस्ट्री में 90+ जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी 75+ मार्क्स लाने के लिए आपका मिनिमम 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में एज सच कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होते, हर एक चैप्टर से सवाल उठ के आ सकता है, जो कि 2025 के शिफ्ट्स में हम देख ही रहे हैं कि छोटे से छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अगर आपको सारे पीवाईक्यूज नहीं करने हैं तो आप बेयर मिनिमम 2021 और 2023 के कर लो, 2025 के छोड़ देना। फिजिक्स की तरह मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है उसका। बाकी अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई पूरी, पी ब्लॉक हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। और मोल कॉन्सेप्ट में ये वो वाला पार्ट है जो मतलब रिडॉक्स वाला पार्ट होता है। हमारी कोचिंग में एक साथ ही पढ़ाते हैं, तो मैंने रिडॉक्स की जगह मोल कॉन्सेप्ट ही लिख दिया। यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का मेन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहती है वो, और यहाँ पर रिडॉक्स और टाइट्रेशन वगैरह का वाला पार्ट। ये सारे जो चैप्टर्स हैं इन सबसे एक मैसिव अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सेट उठ के आता है, जिससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी इनऑर्गेनिक वगैरह तो काफ़ी ईजी है, और मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 50% से भी कम स्कोर चाहिए होता है फॉर 99 परसेंटाइल। और इसके लिए आपको बहुत बेयर मिनिमम 60% तक सिलेबस करना होता है। बल्कि आप इससे कम भी करते हो तो आ जाती है मतलब 99 परसेंटाइल, क्योंकि सिलेबस मैटर नहीं करता मैथ्स में। मैथ्स में मैटर करता है कि आपने जो सिलेबस कर रखा है उसकी कितनी अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है कि जो भी सिलेबस किया आपने हर उस मतलब चैप्टर से हर एक क्वेश्चन आप कर देने वाले हो, तो आपका 50 मार्क्स आराम से आ जाएगा। बाकी अगर पीवाईक्यूज़ की बात करें तो हर साल अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं मैथ्स में। लाइक मेंस जो होता है ना, वो भी एडवांस के आसपास के क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऑब्वियसली एडवांस से अच्छे तो नहीं पूछता, ना ही एडवांस के लेवल पे पूछता है, बट एडवांस से एक आध लेवल नीचे के क्वेश्चन पूछ लेता है। और काफ़ी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, लेंदी रहते हैं। बाकी अंतर यही रहता है एडवांस और मेंस में कि मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सुपर लेंदी होते हैं। मतलब कुछ कुछ में तो इतनी कैलकुलेशन दे देगा कि वो 6 7 8 मिनट तक खा जाते हैं। बाकी बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं हमको, तो सीक्वेंस एंड सीरीजेस, बायनोमियल थ्योरम, एरिया, मैट्रिसेस, वेक्टर एंड कॉनिक्स। वेक्टर में अगर आप 3D इंक्लूड करना चाहते हो तो कर लो, एंड मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट भी इंक्लूड कर लेना। बाकी अगर आप प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी के साथ आप पीएनसी भी करना, तो 2 चैप्टर एक साथ हो सकते हैं सेट में ख़त्म। बाकी इतना सिलेबस अगर आप कर लेते हो
तीनों सब्जेक्ट में, तो मोर देन इनफ है, इसमें आपकी 99 बन जाएगी। अगर हम टोटल करके देखें तो 85 + 75 यहाँ पर 160 मार्क्स आ रहा है, एंड ये 5210 मार्क्स हमारा टोटल बैठ रहा है, जो कि आपको हर एक शिफ्ट में, लिटरली हर एक शिफ्ट में बेयर मिनिमम 99.2 या 3 के आसपास पहुँचा देगा। बाकी अब हम बात करते हैं हमारी बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपको यूज़ करने चाहिए फॉर 99 परसेंटाइल ऑब्वियस। देखो, अभी हम इस वीडियो में उन बात बच्चों के बारे में कर रहे हैं जो कि मेनली मतलब जिनका एडवांस एम नहीं है, उनका ये एम है कि उनको बेयर मिनिमम 99 परसेंटाइल स्कोर करना है मेंस में, ताकि उनको एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल जाए, है ना। बाकी एडवांस के लिए जो बच्चे हैं वो मतलब रिसोर्सेज फॉलो ना करो, बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो कर सकते हो। रिसोर्सेज आपके जो रहेंगे ना वो थोड़े से अलग रहते हैं, जैसे इसमें मैंने कुछ बुक्स का केवल लेवल 1 दे रखा है, तो जो एडवांस वाले होंगे वो लेवल 1 के साथ लेवल 2 और 3 भी करेंगे। बाकी जो बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे यार केवल 96 या 97 आ जाए, तो उनके लिए तो इससे भी कम चाहिए होता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि 99 के लिए क्या क्या लगता है, क्योंकि मैंने तो भाई बहुत कुछ कर रखा था, पर 99 के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मुझे हेल्पफुल लगी, जो मुझे यूज़फुल लगी, वही शेयर किया है मैंने, ठीक है। तो बाकी अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, सबसे पहले तो सब में जेई मेंस के पीवाईक्यू मान लो कि करने ही हैं। बाकी मैथ्स में जेई एडवांस के भी कर लेना, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बस थोड़ा सा जो है लेंथ का अंतर रहता है, मेंस में थोड़े ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस दे देते हैं। बाकी फिजिक्स में बात करें तो कुछ चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स, एक्सरेज, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, ईएम वेव्स हो गया, इन सब के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बाकी बात करें अगर फिजिक्स में बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए, तो एचसी वर्मा के दोनों एडिशन आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। बाकी उसमें एंड में जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं और सॉल्व क्वेश्चंस और अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो भी अगर आप कर लेते हो तो वो तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप थोड़ा लेवल अप करना चाहते हो और थोड़ा सा मतलब हल्का सा एडवांस टच करना चाहते हो, कि मतलब कि यार मैं थोड़ा सा एडवांस टच कर लूँ ताकि मुझे 99.8 या 9 के आसपास में पहुँच जाऊँ, तो आपको सेंगेज उठा लेनी चाहिए। सेंगेज के इलस्ट्रेशंस करो, वो एक मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में डेवलप करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि फिजिक्स आपकी इतनी अच्छी हो जाए कि आप उसमें 91, 92, 93 मार्क्स लेके आ सको। बाकी मैंने तो मतलब कुछ चैप्टर्स के लिए सेंगेज करी थी, बाकी कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने फिजिक्स गैलेक्सी करी थी। दोनों के इलस्ट्रेशंस अच्छे हैं, दोनों के लगभग सिमिलर टाइप के हैं, थोड़ी सी फिजिक्स गैलेक्सी के हायर लेवल पे चले जाते हैं, इसलिए मैं सेंगेज रिकमेंड कर रहा हूँ। सेंगेज के आप करो तो आप मेंस थोड़े से मेंस प्लस लेवल में ही रहोगे। बाकी बात करें केमिस्ट्री की, तो इसमें भी मेंस के पीवाईक्यूज हो गए। बाकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको ऑर्गेनिक के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आप उनको एक पेज में लिख के रिवाइज कर सकते हो डेली, और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी में पढ़नी पड़ेगी। बाकी बात करें अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, तो आप एन अवस्थी या नीरज कुमार कोई भी एक बुक उठा लो आप, और उसका जेई मेन पोर्शन आप अटेम्प्ट कर दो। जैसे एन अवस्थी में तो लेवल 1 होता है जेई मेंस का, बट नीरज कुमार में अलग से जेई मेंस का पोर्शन दिया होता है, वो आप कर लो। बाकी अगर आपको ऑर्गेनिक उठानी है तो हिमांशु पांडे का लेवल 1 करो। एम एस चौहान उठाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम एस चौहान में लेवल 1 भी जो है ना वो भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली एडवांस लेवल का है, तो आपको हिमांशु पांडे का लेवल 1 ही उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप मेंस के ऊपर जाना चाहते हो तो एम एस चौहान भी उठा सकते हो। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में आपको जेई एडवांस और जेई मेंस की पीवाईक्यूज तो करनी ही है, साथ में सेंगेज भी आपको कर लेनी है पूरी। मतलब सेंगेज मैथ्स की जो है वो लगभग मेंस लेवल की है। पहली बात तो मैथ्स में मेंस में और एडवांस में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लगभग सेम ही रहता है, तो सेंगेज आप कर लो। मतलब उसके जो इलस्ट्रेशंस और इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज और बैक एक्सरसाइज रहती है सारी कर लो, अगर टाइम मिल रहा है तो। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज के बाद अगर टाइम बच रहा है तब ये सब चीज़ें करो। कि और फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ भी कर लेना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले जेई मेंस के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज़ करो, और मैथ्स में केवल पीवाईक्यूज करो। बाकी टाइम बच रहा है तो नीचे की चीज़ें कर लो, ठीक है। मैथ्स में सेंगेज के बाद आप ब्लैक बुक कर सकते हो कुछ चैप्टर्स की, जैसे बायनॉमियल हो गया, पीएनसी हो गया, और सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मतलब ऐसे थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स के आप ब्लैक बुक कर सकते हो, जिससे आपको स्पेसिफिकली इन चैप्टर्स में बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं हम टेस्ट और मिस्टेक करेक्शन की, मतलब आप कैसे टेस्ट देना चाहिए आपको और कैसे अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए। देखो मैंने क्या किया था, मैंने क्या, जैसे मेरा जेई 2025 था, मैंने तो 2024 के सारे पेपर जो थे वो मतलब एज मॉक दिए थे, अपने जेई मेंस के एक महीने पहले से शुरू कर दिया था। लाइक हर ऑल्टरनेट डे पे मैं मॉक दिया करता था, कि मतलब एक जो था, जैसे मैं जेई मेंस 2024 का पहला मान लो पेपर है, जैसे 27 जन शिफ्ट 1 थी, वो मैंने एक दिन दी, फिर मैंने उसके अगले दिन स्किप करा, मतलब कोई टेस्ट नहीं दिया। फिर उसके अगले दिन मैंने 27 जन शिफ्ट 2 दी, लेकिन पहली वाली जो दी वो मैंने फर्स्ट स्लॉट में दी, मतलब 9 to 12, एंड दूसरी वाली 3 to 6, ताकि मुझे दोनों स्लॉट्स का
एक्सपीरियंस आ जाए, ताकि मैं दोनों मतलब जिस भी स्लॉट में मेरा एग्ज़ाम लगे मैं उस स्लॉट को आराम से दे सकूँ। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं जेईई मेंस के, वो बिल्कुल टच नहीं करने हैं, लिटरली सॉल्व नहीं करने हैं। आपको उनको एंड में करना है, एज मॉक देने हैं। उससे आपको एकदम मतलब वो एकदम परफेक्ट रेलिवेंट पेपर्स रहते हैं। उससे आपको अपना स्टैंडिंग पता चलती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके एक अप्रॉक्सीमेटली रैंक और परसेंटाइल जज कर सकते हैं। जितनी आपकी परसेंटाइल या रैंक इन पेपर्स में आएगी, उसके ही अप्रॉक्सीमेटली कर लो, +- 1 परसेंटाइल कर लेना, उतनी ही आपकी रियल पेपर में आएगी। जैसे मेरी 2024 के मैक्स ऑफ द पेपर्स में 98.8 के आसपास बनती थी, कभी कभी 98 99.6 जाती थी, कभी 99.5 जाती थी। एक बार हुआ था कि 99.8 चली गई थी। मतलब +- 1 परसेंटाइल रहता है, उतना ही रहता है। अगर रेंज बड़ी है तो फिर अंतर आ सकता है। ठीक है, आपको सारे पेपर उठाने हैं और आपको शुरू करना है दिसंबर से, जो कि आइडियल टाइमलाइन है। मतलब आइडियली आपको दिसंबर से शुरू कर देना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिसंबर के लास्ट वीक से भी शुरू कर सकते हो, तब भी सारे पेपर्स हो जाएंगे। 20 पेपर रहते हैं एक साल के, तो और शायद इस बार तो और 2 पेपर कम हुए थे, तो 18 ही होंगे शायद से। बाकी अल्टरनेट दे सकते हो मॉक। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, जैसे दिसंबर की स्टार्टिंग में कर रहे हो मॉक शुरू, तो आप हर 3 दिन में एक दे सकते हो, 2 दिन की जगह। वो आप पे डिपेंड करता है। और ये याद रखना कि स्लॉट चेंज करते रहना, ताकि दोनों स्लॉट्स का एक एक्सपीरियंस आ जाए और दोनों स्लॉट में आप कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, बाकी मिस्टेक करेक्शन शीट एक मैंने बना रखी है, टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्लाइड में भी टेलीग्राम का थोड़ा जिक्र है, तो वो भी देख लेना। बाकी इसमें आपको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एस नंबर सीरियल नंबर भरना है, सबको पता है कैसे भरता है भाई। इसके बाद क्वेश्चंस आपको यहाँ पर छोटे छोटे करके लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, और चैप्टर के नाम के आगे ब्रैकेट में टॉपिक भी लिख देना कि इस टॉपिक का था स्पेसिफिकली इस चैप्टर में। फिर आपको मिस्टेक की टाइप लिखनी है, जैसे सिली एरर हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया, या टाइम एरर, टाइम मतलब नहीं बचा, टाइम फेल हो गया, या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेशन एरर हो गया, जो भी हुआ वो आप लिखना है, और उसका सोल्यूशन लिखना है। लाइक मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन लिख देना है। और इधर पे आप चाहो तो मतलब कुछ भी लिख सकते हो, लाइक हिंट लिख सकते हो, जिससे आपको एंड में मतलब जब भी आप इसको रिवाइज करो इस शीट को पूरी, तो आपको ये याद आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हुआ था। मतलब ये कीवर्ड लिख सकते हो, या कोई हिंट दे सकते हो, या ये पूरा फुल सोल्यूशन भी वैसे तो आएगा नहीं इतने छोटे स्पेस पे। मेनली हिंट पे काम करो, क्योंकि हिंट जो होगा ना वो आपको एग्जाम पे हेल्प करेगा। तो बाकी इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दी है। अब हम बात करेंगे हमारे आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए फॉर जेईई मेंस। तो यहाँ पर मैंने एक तरह से पूरा टाइमलाइन दर्शा रखा है। बाकी ये जो टाइम स्टैम्प्स हैं ये ऐसे ही रैंडमली लगाई हुई हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। देखो, आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, अभी आप हो जुलाई में, लाइक मान लेते हैं कि आप मिड जुलाई में देख रहे हो ये वीडियो। वैसे तो मैंने काफ़ी थोड़ा सा पहले अपलोड कर दिया है, बट आप मिड जुलाई में ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। बाकी अभी आपको आइडियली आपका जो होगा 12th का 50% से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर तीनों सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में। बाकी हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि अक्टूबर मिड, मतलब कि अक्टूबर दिसंबर स्टार्ट, मतलब यहाँ के आसपास कहीं पे आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर मिड या नवंबर स्टार्टिंग मान लो, या अक्टूबर एंड मान लो, तो यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप आइडियल टाइमलाइन में नहीं चल रहे हो, तो ये लिखा है कि कैसे करना है। सबसे पहले हम आइडियल टाइमलाइन की बात करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर नॉन आइडियल टाइमलाइन की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ आइडियल टाइमलाइन की बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम पूरा नवंबर एंड आधा दिसंबर हम लोग क्या करेंगे, 11th की प्रैक्टिस करेंगे। 11th की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारा आधा दिसंबर बचेगा, और लगभग लगभग 20 दिन जनवरी में बचेंगे। उन 20 दिनों में हमको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं जो हमने पहले बना रखे थे, और हमको मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस करना है। और जो भी हमारे थोड़ी बहुत और जो चैप्टर्स थे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई थी, या पीवाईक्यूज बचे थे, उनको अटेम्प्ट कर लेना है। तो हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर मेंस अप्रैल के बीच में बात करें, तो उसके लिए मैं वीडियो बाद में ले आऊँगा। अभी ये जनवरी का ही वीडियो, जनवरी में 99 अगर आ गई है, तो आपका जो बोर्ड्स है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका एक टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, जो मेन कॉलेज की है। बाकी 99% लाना इतना ज़रूरी क्यों है, ये भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि 99 परसेंटाइल जो होता है आपको एक कॉलेज सिक्योर कर देता है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक अच्छी एनआईटी सिक्योर करवा देता है। जो कि मतलब आपको एक बेयर मिनिमम हो गया कि भाई अगर एडवांस अच्छा नहीं हुआ, या जो भी मैं एग्ज़ाम के लिए और तैयारी कर रहा हूँ, जैसे बिटसेट हो गया या सीयूईटी, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वो अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे पास कम से कम एक ऑप्शन अवेलेबल है जो मैं आगे कंसीडर कर सकता हूँ अपने फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए आप एक तरह से 99 ले आते हो, तो बहुत मतलब आपके आपके प्रेप के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जो आपकी फ्यूचर प्रेप रहेगी जनवरी से लेकर के मई तक मान लो आप। ठीक है, अब मान बात कर लेते हैं, तो आइडियल टाइमलाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं अगर कोई बच्चा है जिसका 11th बैकलॉग है, मतलब थोड़ा बहुत बैकलॉग में, लाइक
30% या 40% बैकलॉग है, तो उसको ऑब्वियसली एफर्ट ज़्यादा डालना होगा। एंड हम ये ज्यूम करेंगे कि उसका जो सिलेबस है वो नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नवंबर एंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो वो उसका 11th में जो बैकलॉग था ना, वो इस अभी से लेकर के नवंबर एंड तक कंप्लीट करेगा। तो मतलब उसको 11th जो रहेगा थोड़ा फ्रेश उसको याद होगा, उसके माइंड में फीड होगा। इसकी वजह से उसको एंड में 11th स्पेसिफिकली रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आइडियल टाइमलाइन में हमने जो टाइम दिया था ना, जो नवंबर के स्टार्टिंग पूरा नवंबर जो हमने दिया था, नवंबर और आधा दिसंबर जो 11th और 12th का रिवीजन के लिए दिया था, वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने 11th ताज़ा पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए वो हमने टाइम कट करके सिलेबस में डाल दिया। बाकी फिर आपको नवंबर आपका ख़त्म हुआ, दिसंबर बचा, दिसंबर में आपको पूरा क्लास 12 और 11th का रिवीजन करना है। आप एक महीना बहुत सफिशिएंट है, बाकी बचे हुए 20 दिन में आपको टेस्ट दे देने हैं। और इसके बाद एक एडवाइस सभी के लिए कि हर एक चैप्टर कवर करने की ट्राई करना, मतलब छोटे से छोटे चैप्टर्स भी कवर करो, क्योंकि छोटे से छोटे चैप्टर्स जो रहते हैं ना, लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर रहते हैं, मतलब बहुत ईजिली कवर हो जाते हैं और बहुत हाई आउटपुट दे देते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, बहुत ईजिली आ जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है वो, मतलब कोई भी अटेम्प्ट करके उसको करेक्ट कर सकता है। और वो आपसे नहीं हुआ तो आपकी रैंक पहले ही पीछे हो जानी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बाकी आपका पीओसी हो गया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और कई बार जो क्वेश्चंस होता है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स में लॉजिक गेट्स वगैरह आ जाता है। बाकी अगर आपको सेमीकंडक्टर जैसे फिजिक्स में छोटे टॉपिक्स के मतलब आपको बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं फ्यूचर में लेक्चर्स डालने वाला हूँ, अभी मैंने एक डाल रखा है सेमीकंडक्टर्स का, वो मतलब मैंने इतनी अच्छे से बढ़ा रखा है कि अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो तो आपको जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मतलब एक बार लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेते हो, तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम बात करेंगे अब हमारे रिवीजन के बारे में। लाइक रिवीजन हमको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको 99 परसेंटाइल के लिए अगर हम आइडियल वे में बात करें तो आपको 2 या 3 रिवीजन होने चाहिए, बट ऑब्वियसली हर बच्चा आइडियल नहीं होता, तो आपको बेयर मिनिमम 1 से 2 रिवीजन तो मार ही लेने हैं अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक आइडियल बच्चे की। तो ये आइडियल बच्चे का एक तरह से रोड मैप लिखा हुआ है। कैसे देखें, सबसे पहले फर्स्ट आपको जब रिवीजन करना है तो उसमें क्या करना है, हर एक चैप्टर के फुल नोट्स रीड करने हैं और 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको हर एक टॉपिक याद आ जाएगा उस चैप्टर का। लाइक 50 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से नहीं करने, थोड़ा सा आपको डाइवर्स करके हर टॉपिक से मतलब 5-6 क्वेश्चन उठा लिए। लाइक 10 टॉपिक्स हैं तो हर से 5-5 क्वेश्चन उठा लो, ताकि हर टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। सेकंड रिवीजन में आपको फिर से दोबारा सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, लेकिन इस बार आपको फुल नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। और आपको 20 क्वेश्चन या उससे अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो वो भी कर लो। इतने अटेम्प्ट करने हैं हर चैप्टर में, वही इक्वली डिवाइड करके हर टॉपिक के अंदर। बाकी अगर आप थर्ड रिवीजन भी जा रहे हो तो आपको क्या करना है, फिर से आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन इस बार आपने कुछ क्वेश्चंस अगर मार्क कर रखे हो, मतलब जैसे यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहाँ पे मान लो आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 75 क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं सारे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डाउट आएंगे। लेट से 25 डाउट आ गए मान लो, अगर आपकी प्रेप थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं है तो आपके 25 डाउट आ गए मान लो। ठीक है, तो आप क्या होगा, वो 25 क्वेश्चन डाउट थे ना, फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट करो। अगर मान लो कोई बुक कर रखी है पहले तो वो कर लो, या मॉड्यूल कर रखा है कोई कोचिंग का पैकेज कर रखा है तो वो कर लो। मतलब जो भी आपको मार्क्ड क्वेश्चन हैं, जो डाउट्स हैं, उनको अटेम्प्ट करो। और जो मिस्टेक्स ट्रैकर जो पीछे दिया था मैंने, उसमें क्वेश्चन हैं उनको रीअटेम्प्ट करो। बाकी आपको जो है ना, आपको हर एक सिलेबस रिवीजन, जैसे मैंने यहाँ 3 दिखा रखे, तो इन हर एक में 2 से 3 हफ्ते लगने चाहिए। और ये मैं वो बता रहा हूँ कि जब मैंने बताया था ना कि आधा दिसंबर और पूरा नवंबर जो आपको रिवीजन करना है वो ये है। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पर 6 हफ्ते मिलने हैं और यहाँ पर आप 2 हफ्ते अगर आइडियल लगा रहे हो, मतलब इसमें तो जैसे देखो ज़्यादा लगेगा। इसमें मान लेते हैं हमारा 4 वीक्स लग गया, और इसमें 2 वीक्स, इसमें 4 वीक्स नहीं, इसमें 3 मान लो, इसमें 2 मान लो, और बाकी 5 वीक्स हो गया, और फिर 1 वीक बचा और वो 1 वीक इसमें लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज हो जाएगा। बाकी इसकी ब्लॉग स्ट्रेटेजी भी मैंने नीचे, मतलब नीचे तो नहीं, मतलब टेलीग्राम पे दे दिया मैंने, उसको जाके डाउनलोड कर लो। और बाकी इसमें अगर कोई नॉन आइडियल बच्चा है, मतलब जिसका सिलेबस थोड़ा सा अटका हुआ है, तो 1 या 2 रिवीजन ही लो। उसमें आपको क्या करना है, पहले रिवीजन में यही चीज़ करनी है, मतलब सेम चीज़ करनी है, जैसे कि सारे चैप्टर लेने हैं, फुल नोट्स पढ़ने हैं और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेकंड रिवीजन में आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और मार्क्ड क्वेश्चंस करने हैं। जैसे 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से मान लो 20 आ गए मान लो आपके डाउट, उन 20 को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। और यहाँ 2 ही रिवीजन हो गए, अगर मतलब जिसका 11th वगैरह बैकलॉग है थोड़ा सा, या थोड़ा सा मतलब ऑफ वे में चल रहा है, तो उसको ये सब करना होगा। ठीक है, और अगर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, लाइक मतलब मैं आपको पूरा लिख के बताऊँ कि क्या कैसे आपको कब करना चाहिए, आपके स्पेसिफिक वे में आप उस पूरे रोड मैप को डेवलप करूँ आपके करंट पोजीशन को लेके, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, उसके लिए आप रुक सकते हो। बाकी अगर हम बात करें
कि कैसे आपको मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखो कैसे बनाने चाहिए। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भी एक ट्रिक होती है। शॉर्ट नोट्स बना ऐसे नहीं बना दो कि बस भाई मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए, उसमें जो जो मुझे अच्छा लगा या मुझे ऐसा लगा जो मुझे नहीं आता वो मैंने लिख लिया। वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, PYQs लगाने हैं। PYQs में जो क्वेश्चन नहीं हुए उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था वो लिख लो शॉर्ट नोट्स में उसी चैप्टर के। PYQ में कोई फैक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन मिला जो फैक्ट आपको नहीं पता था वो लिख लो। फिर आपको कोई अच्छी बुक लगी, मतलब जो बुक आपने सॉल्व कर रखी है उसमें कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में अटके वो लिख लो। कोई स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी वो लिख लो, या कुछ भी आपको कहीं भी कुछ भी मिसिंग था वो लिख लो, ताकि हमारे क्वेश्चन बेस्ड थोड़ा रेलिवेंट हो जाए। कुछ टाइप का क्वेश्चन नहीं बना तो वो लिख सकते हो कि उस टाइप का क्वेश्चन लिख लो, फिर लिख लो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। मतलब आपको ऐसी चीज़ लिखनी है जो आपको एंड टाइम में ज़रूरत है। एंड टाइम में आपको उसको पढ़ के मतलब ऐसा लगे कि हाँ कुछ अच्छा रिवाइज हो गया, हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं 2-3 एक्स्ट्रा। ठीक है। और आपको अगर टाइम नहीं है, ऑब्वियसली कई बच्चों के पास बनाने का टाइम नहीं है, तो आप हमारे बाय कर सकते हो। मैंने अपने ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोड कर दिया है, वेबसाइट का नीचे लिंक है। बाकी अगर आप अपने खुद बना सकते हो तो वो बेस्ट है। कोई उसमें मतलब अपने खुद बनाने मतलब उस अगर खुद बना रहे हो ना तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने पूरे शॉर्ट नोट्स बनाने का तो आप ये वाला पैक बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरा मतलब हर एक चीज़ चाहिए, लाइक प्लानर्स चाहिए आपको, आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, आपको लाइक हर चीज़ चाहिए, तो आप ये वाला पैक बाय कर सकते हो। 2026 का पैक है। बाकी केवल प्लानर्स अगर बाय करने हैं तो ये कर सकते हो। बाकी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको स्पेसिफिक गाइड चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स और रिएक्शंस एंड हर एक चीज़, तो आप ये वाला बाय कर सकते हो। और इस वाले में ये तीनों आपको मिलते हैं। लाइक ये तीनों अगर ऐड कर दोगे तो ये वाला बनता है। ठीक है। तो मतलब ये वाला ज़्यादा वैल्यू एफिशिएंट है, आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। ठीक है। अब बात करते हैं मॉक एनालिसिस की। तो मॉक एनालिसिस करते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड फंस रहा है, या ऑर्गेनिक का फंस रहा है, या इनऑर्गेनिक का फंस रहा है, कोई भी रिएक्शन फंस रही है, तो आप एक पेज लो A4 साइज़ का और उसमें ये सारी चीज़ें लिख लो। और मतलब जैसे अगर 5-6 टेस्ट हो गए तो 5-6 पेजेस हो जाएंगे, उन सबको स्टेपल मारो, उसको रोज रिवाइज करो, ताकि जो रटने वाली चीज़ें हैं ना वो कम से कम आपको याद होती चली जाए। जैसे कि मेरे मॉक में क्या हुआ था, एक मॉक में एक रिएक्शन थी ऑर्गेनिक की, वो मैं भूल गया था, वो मैंने फिर लिख ली थी और फिर वही एग्ज़ाम में आ गई थी, लेकिन मैं उसको रोज़ रिवाइज करता रहा था इसी वजह से, तो वो मुझे एग्ज़ाम में +4 दे के गया था। ठीक है। इसके बाद अगर आपका कैलकुलेशन एरर आ रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में अटक गया, लाइक आंसर में दिया हुआ था 7.8 और आपका आंसर आ रहा है 7.5, लाइक अप्रोक्सीमेशन में आप गड़बड़ कर रहे हो, तो आप क्या करो, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ले लो और उसको सॉल्व करो बैठ के। मतलब उसको एंड तक सॉल्व करो, उसका जब तक आंसर आप 3 डिजिट पॉइंट के बाद नहीं निकाल देते हो, लाइक 7.831 नहीं निकाल देते हो जब तक, तब तक आप जो है उसको सॉल्व करो। और किसी भी क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ो। लाइक अब कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन के एक मिड वे में पहुंचते हैं जब, और उसके बाद देखते हैं कि ये तो केवल कैलकुलेशन बचा, मैंने कॉन्सेप्ट क्रैक कर दिया, इसके बाद केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो वहाँ से वो छोड़ देते हैं और वही आदत लग जाती है, वही एग्जाम में मतलब दिक्कत देती है। फिर आपको एग्जाम में भी जब आप कॉन्सेप्ट क्रैक कर दोगे, कैलकुलेशन बचेगी, तब आपको लगेगा यार कौन करे आप इसको, फिर आप थोड़ा सा उसको मतलब हैवीली लेने लगते हो, और जब हैवीली लेते हो वो मतलब कैलकुलेशन भी बहुत भारी लगने लगती है, और फिर उसके बाद वो गड़बड़ कर देती है, कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है और वो कैलकुलेशन भी नहीं होती। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल एंड तक सॉल्व करना है, चाहे जितना मतलब गंदा कैलकुलेशन हो, चाहे sin 18 हो, चाहे sin 12 की वैल्यू क्यों ना निकालवाई हो, लेकिन तुम निकालो, तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस या मेंस कुछ भी पूछ लेता है, खासकर मेंस तो कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है। बाकी अगर तुम कोई फॉर्मूला वगैरह भूल भूल रहे हो तो उसके लिए टिप क्या रहती है, सबसे पहले तो तुम बेस्ट यही है कि फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको याद कर लो। ठीक है। अब अगर मान लो तुमको भाई बिल्कुल ही मतलब तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं याद हो रहा है, मतलब तुमको लिटरली फॉर्मूला याद हो रहा है तो भूल जा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फॉर्मूले के पीछे की डेरिवेशन याद कर लो। तो वैसे तो मतलब तुम्हें फॉर्मूला ही याद करना चाहिए, पर मान लो वर्स्ट केस में एक आध भूल गए, तो कम से कम उसकी डेरिवेशन याद है, तुम वहाँ बैठ के अगर टाइम बच रहा है तो डेराइव कर सकते हो। वैसे तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि डेराइव करो, डेराइव तभी करना जब बहुत सारा टाइम बच रहा हो, लाइक तुम्हें 15 मिनट बच रहे हैं और तुम्हारा एक ही क्वेश्चन बचा है और तुम्हें उसमें डेरिवेशन ही करनी है, बाकी सब तुम पीछे मतलब देख के आ चुके हो, या तो आंसर करके आ चुके हो, या तो अनअटेम्प्ट मतलब जो भी करके आ चुके हो, तुम्हारे पास 15 मिनट है तो तुम डिराइव करो, वरना उस क्वेश्चन को स्किप करो। वहाँ पे अगर तुम पता चले तुम्हारे 50 क्वेश्चन अभी बचे हैं, तुमने 25-24 अटेम्प्ट करे और उसमें तुम 25वें पे फंसे हो और तुम वहाँ बैच की डेरिवेशन कर रहे हो, तो ये तो पागलपन है। उसको अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो, उसको स्किप करो, एंड में देख लेना आके, नहीं पता चले वो डेरिवेशन के चक्कर में तुमने 20 मिनट लगा दिए डेरिवेशन में, पूरा तुमने हर एक चीज़ डिराइव करी और फिर उसके बाद पीछे के कुछ इजी क्वेश्चंस मैथ के छूट गए। ये गलती कभी मत करना। ठीक है। बाकी ये इसके इस पूरे मतलब जो वीडियो था, इसमें कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो इसके PDF नोट्स में हमारे वेबसाइट पे मैंने डाल रखे हैं, बिल्कुल ही फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। बाकी आपको और जो हमने रिसोर्सेज के बारे में बात की,
इस वीडियो में कि मैं आपको प्लानर दूंगा, बाकी आपको मैं JEE 2026 से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स ट्रैक कर दूंगा, प्लानर दूंगा लाइक, और कुछ भी रिसोर्सेज हम वैसे भी मैं जो इसमें नहीं बताया, कई रिसोर्सेज मैं फ्री में पोस्ट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए। मतलब फ्री में क्या, मतलब लिटरली ऐसे रिसोर्सेज पोस्ट करता हूँ जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको कहीं। मतलब कि मैं खुद देखो, मैं हूँ और मेरे दो दोस्त और हैं, हम सब 99+% वाले हैं और सब ने एडवांस क्वालिफाई कर रखा है। लाइक मतलब सब IITs में जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो कि कंटेंट तो अच्छा है ही, बाकी हमारी मेंटोरशिप वगैरह भी चलती है। गाइडेंस वाली चीज़ यही बोल रहा था। अभी ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, ये एक मास कम्युनिटी के लिए जा रहा है, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वीडियो। लाइक काफ़ी लोगों में ये हो सकता है बिल्कुल सूट ना करे। तो उसमें क्या करना होता है ना, आपको चाहिए होता है एक अपना कस्टमाइज प्लान। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा मेंटोरशिप। और मेंटोरशिप भी बहुत मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत मतलब जो बहुत नॉन NITians वगैरह हैं उनसे तो काफ़ी सस्ता है। मतलब वो ऐसे मतलब NITians हैं तब भी उनकी बहुत महंगी है, और हम तो IITians हैं सब, और तब भी हम इतना कॉस्ट एफिशिएंट बना रहे हैं केवल हेल्प के लिए। ये पूरा चैनल, और जो मतलब हम लोग का मेन जो दोस्त हैं उन सब का एम यही है कि हमको जो प्रॉब्लम्स हुई ना वो किसी को ना हो। लाइक हम लोग को यही प्रॉब्लम्स होती थी कि एंड टाइम में करना क्या है, हमारी मतलब कि प्रेप किस डायरेक्शन में जा रही पता ही नहीं है। तो मतलब वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, इसलिए हमने जो मेन है ये मेन 99 क्रैकर्स शुरू किया है। बाकी आपको पता है कि थोड़ा सा मतलब अभी बोलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कुछ एरर्स आए हों बीच में मेरे वॉइस में या किसी भी चीज़ में, तो उसको प्लीज़ नेग्लेक्ट करना। बाकी जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, वैसे हमारा कम्युनिकेशन वे भी थोड़ा एफिशिएंट होगा, थोड़ा अच्छा होगा। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। बाकी आपको मैंने इतना अच्छा कंटेंट दिया है, टेलीग्राम पे भी दे रहा हूँ, बाकी पेड कंटेंट भी हमारा टॉप नॉच है। तो प्लीज़ एक बार कंसिडर करना हर चीज़ को, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत ही सस्ता है। मुझे नहीं लगता आपको इससे सस्ता कुछ भी IITians के द्वारा मिल रहा होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे भी कुछ अच्छे फिजिक्स के जो मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट्स आने वाले हैं, उनके मतलब एक JEE मेन ओरिएंटेड सीरीज़ भी हम चला रहे हैं, बूस्टर सीरीज़ बोर्ड्स और JEE मेन से रिलेटेड, तो उसको भी देख सकते हो। और फ्यूचर में JEE एडवांस की सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, पर अभी सेमीकंडक्टर जो पहला चैप्टर मैंने अपलोड किया था उस JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए JEE मेन और बोर्ड्स की सीरीज़ में आ जाता है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, और बाकी मेंटोरशिप के जो पक्स वगैरह हैं वो आप मुझे अगर टेलीग्राम पे DM कर दोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी हर चीज़ में आपको डेमो, हमारा कॉल भी रहता है, डेमो मीटिंग भी देते हैं। बाकी सब तो ठीक है, आप मेन प्रेप पे फोकस करो। बेस्ट ऑफ लक, 99% ज़रूर आएगी आपकी। एक फोकस्ड रहो, लेज़र फोकस्ड, फ़ोन को अवॉइड करो, सोशल मीडिया अवॉइड करो। ये मिलते हैं अब नए वीडियो में या नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।